दोस्तों आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया आज और उसने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की और सीआरआर में 1% की कटौती की। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और मुझे याद नहीं पड़ता कि आरबीआई ने एक साथ इतना बड़ा कदम लिया होगा। तो इस कदम के पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे रेशनल क्या है और मार्केट इसको किस तरीके से लेगा, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझने के लिए मेरे साथ सुनील सर जुड़ गए हैं। सुनील सर आप जानते हैं कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमारी बात मान ली और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो सुनील सर पहले तो ये समझाइए कि क्या आपको भी ये सरप्राइजिंग लगा या आपको एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा मूव ले सकते हैं? नहीं, मुझे जरूर सरप्राइजिंग था, क्योंकि जिन्होंने भी थोड़ा 50 बेस का प्रेडिक्ट किया था, मैंने एक्चुअली आज एक शो में कहा था कि अगर 50 होता है तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि डेटा कुछ कह रही है कि आरबीआई के पास जो है कि कुछ इकोनॉमी में स्लो डाउन दिख रहा है, इसके कारण आरबीआई 50 कर रही है। तो इसलिए मेरा मानना था कि ये नहीं होगा, और ये हुआ। मगर उसके साथ जो स्लो डाउन की बात हुई वो कारण नहीं थी इस 50 बेसिस पॉइंट्स का, वो साफ दिखा, क्योंकि उन्होंने इसके साथ स्टांस का अकोमोडेटिव से न्यूट्रल बदला दिया। तो ये सिग्नल क्लियरली दे रहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी चल रही है, फिर भी मैं फ्रंट लोड करके इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं फ्रंट लोड कर रहा हूं। यानी अभी 25 और अगले राउंड पॉलिसी में 25 करने के बगैर मैं फ्रंट लोड करके आज ही 50 कर रहा हूं। तो ये जो क्लैरिटी उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस को बदलते हुए किया है, वो भी एक मेरे सरप्राइज थी, मगर ये पॉजिटिव सरप्राइज रही थी। ओके। और उसके साथ ध्यान उन्होंने दिया लिक्विडिटी के ऊपर। ये भी एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि नॉर्मली आरबीआई गवर्नर लोग रेट कट करते हैं और प्लीड करते हैं बैंकिंग सिस्टम से कि आप प्लीज ट्रांसमिट कीजिए, बट उनके हाथों से ये देखिए, ये आरबीआई का इनकम में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि 1% सीआरआर कट के कारण 2.5 लाख करोड़ इज द प्रॉफिट टू द बैंक एंड लॉस टू आरबीआई। समझे आप? ये 0% में बैंक्स आरबीआई के पास रखती है। तो आरबीआई ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि मुझे 2.5 लाख करोड़ का इनकम नहीं चाहिए, मैं बैंक के हाथ में दे रहा हूं, अभी जाके आप ट्रांसमिट कीजिए, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। तो ये मुझे जो बोल्डनेस था आरबीआई की डिसीजन मेकिंग में, और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड की अनिश्चित एक स्थिति जो है टैरिफ के कारण, इसके कारण, उसमें मार्केट और इकोनॉमी को चाहिए सर्टेनिटी, और वही हमने दिलवाने की कोशिश की। मुझे बहुत पसंद आई उनकी ये स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया कि एक अनिश्चित स्थिति में ने निश्चिंतता को लाने की कोशिश की है। वो फैंटास्टिक, क्योंकि इक्विटी मार्केट को वही है कि अनसर्टेनिटी आती है तो मार्केट को बहुत बुरी खबर होती है, सर्टेनिटी आती है तो मार्केट खुशी होती है। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत सोच समझ के किया हुआ डिसीजन है, और अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहा लेंडिंग सिस्टम के अंदर कि ट्रेड को ट्रांसमिट किया जाए। तो ये मैं कहूंगा। और एक्चुअली एक और डेटा भी आया, पता नहीं कि आपने भी सुना कि नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है मैंने सिंस आई केम ओवर। ओके। और अब तक आप ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि ऑलरेडी कुछ ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है कि 27 बेसिस पॉइंट्स बैंक की डिपॉजिट रेट्स में कटौती हुई है, एवरेज सिस्टम की। तो अब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव आएगी करके सोच है, अरे भाई वो तो ऑलरेडी हो चुका है। यानी उन्होंने डिपॉजिट पे 27 बेसिस पॉइंट कट करके, और लेंडिंग साइड में उन्होंने ये भी बताया कि एग्जिस्टिंग लोन बुक पे 17 बेसिस पॉइंट्स का कट डाउन ऑलरेडी हुआ है, और नई लोन्स में 6 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है। तो क्या उनका कहना था कि देखिए, ट्रांसमिशन तो शुरू हो चुकी है, नॉर्मली 6-9 महीने जो लगते हैं वो 3 महीने में ही आपको देखिए इतना हुआ है। अब मैं और सीआरआर कट के जरिए उनको हाथ में पैसा दे रहा हूं ताकि ये ट्रांसमिशन और भी जल्द हो जाए। तो वही मेरी बात है कि अब के बार कोई एक्सक्यूज नहीं है बैंक्स को, दोनों तरफा, यानी डिपॉजिट्स को भी अगर करना हो तो कर सकते हैं, मगर लेंडिंग में, खास करके न्यू लोन्स में, उनको करना ही होगा, और वो बूस्ट देगी कंजम्पशन, रियल एस्टेट जैसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं वो। और एक बात नीरज मैं कहूंगा, इसमें तालमेल गवर्नमेंट का और आरबीआई गवर्नर का, यही खास चीज है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से यहाँ आए, क्योंकि बजट में 1 लाख करोड़ का गिव अवे दिया मिडिल क्लास को, उसके साथ ये रेट कट माने मिडिल क्लास के हाथ में। देखिए, एक तरफ
उनकी टैक्स सेविंग्स के कारण कैश हाथ में है, दूसरी तरफ रिड्यूस ईएमआई से उनको बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। है। तो डबल सर बड़ा मॉनिटरी। एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया कि सरकार ने जो मतलब कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि पहले 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया, उसके बाद अभी रेट कट हो गया, बैंकों के पाले में गेंद डाल दी कि अब आप कोई बहाना नहीं बना सकते, अब आपको ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा। तो ये मानना चाहिए कि सर 2025 में अब और कुछ आरबीआई की तरफ से आप एक्सपेक्ट ना करें, उन्होंने सब कुछ कर दिया, अब जो करना है वो मार्केट को करना है, इकोनॉमी को करना, बैंकों को करना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। आरबीआई ने कहा कि मुझे आराम दीजिए अभी जो भी करना है हाँ, कर दिया, मैं न्यूट्रल स्टांस में हूं, यानी कोई हादसा होता है तो सपोर्ट करने के लिए मैं रेडी हूं, राइट। ये टैरिफ की बात अच्छी नहीं चलती है और बहुत स्लो डाउन होता है तो शायद मैं रेट कट का सोचूंगा, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है क्योंकि मानसून अच्छी होने की खबर है, मगर अगर उसका स्पेशल डिस्पर्शन ठीक नहीं हुआ और वेजिटेबल्स के दाम बढ़ने लगे या फिर इंटरनेशनली तेल के दाम बढ़ने लगे, तो उन्होंने ये भी कहा है कि तो मैं रेट हाइक भी कर सकता हूं उस वक्त में अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जारी है। बट अब के लिए मैं इन्फ्लेशन के ऊपर जीत अनाउंस कर रहा हूं, उन्होंने ये भी कह दिया, राइट। यस, तो यस, तो वो बहुत बड़ी बात है, तो कि उन्होंने कहा कि मैं रिस्क ले रहा हूं कि ये जो है लेवल ऑफ इन्फ्लेशन वो ऐसे ही रहेंगे। ग्रोथ 6.5 पे है, अच्छी ग्रोथ है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 6.5 और आगे 7% के पार जाए। तो एक पॉजिटिव जो ग्रोथ को सपोर्ट करने की सोच नामी है। और ये भी एक स्टेटमेंट उन्होंने बीच में किया था कि अभी इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ की बात नहीं है, राइट। अभी क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अभी ग्रोथ को कितना सपोर्ट देके उसी पे है बात। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ये तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तालमेल बिटवीन गवर्नमेंट ऑन ये और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक अनिश्चितता को रिमूव करना कि हर बार क्रेडिट पॉलिसी के पहले अरे रेट कट होगा कि नहीं, रेट कट होगा, इस बात पे ही मार्केट की उलझन बढ़ जाती है। तो वो बात मेरे लिए अभी क्लैरिटी दे दिया। एंड आपको किसी को भी अभी और रेट कट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सीआर कट भी हो गया, उसमें भी और कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब सिस्टम को डिलीवर करना है, अब सिस्टम को डिलीवर करना है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, कुछ इकोनॉमिस्ट की मैंने वॉइसेस सुनी कि जीडीपी ग्रोथ नंबर Q4 में बहुत अच्छा आया है, इसलिए हो सकता है रेट कट ना करें क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी आ ही रही है, लेकिन उससे अलग एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के तहत उन्होंने किया। तो सर लेकिन मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया सर मार्केट। मैं सोच रहा था कि आज कम से कम शुक्रवार को निफ्टी 600-700 पॉइंट कम से कम चलना चाहिए था, वो मतलब वैसा वेलकम नहीं दिया उसने। मैं देखिए ना वही कह रहा हूँ कि अभी फ्यूचर में रेट कट नहीं होगा, ये किसी को करेक्ट, एक वो बात है। सेकंड चीज ये है कि देखिए रेट कट कुछ मार्केट के ऑलरेडी सोच में था, ओके, मगर क्या है कि एफआईएस अभी भी मार्केट के अंदर नहीं पूरी तरह आए ना, इसीलिए मार्केट नहीं दौड़ रहा है। अब मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले पिछली बार जब हमने बात किया था मैंने कहा कि बीटीए का साइनिंग एक बहुत बड़ी ट्रिगर होगी जो एफआईएस को अंदर लाएगी। इसी से मैं एफआईएस की वापसी भी बढ़ते हुए देख रहा हूं, इसकी आज की जो स्थिति है उसको स्टडी करके। मगर एक क्लैरिटी एफआईएस के लिए इंडिया के बारे में आएगी जब बीटीए का साइनिंग अनाउंस होता है ना, तो जरूर जब तब भाई अब मार्केट को इतनी बढ़त से देखेंगे। क्योंकि क्या है कि डीआईएस एक तरफ उन्होंने इस महीने में वापसी किया है, मगर उनका पैसा ज्यादा ब्रॉडर मार्केट में गया है। क्योंकि आप मार्केट में हमें निफ्टी सेंसेस को ट्रैक करते हैं ना, तो वहां पे उतनी खरीदारी नहीं की है डीआईएस ने, जितना एफआईएस ने कुछ बेचा तो उसकी काउंटर किया उन्होंने। इसलिए आपको एक हेडलाइन मार्केट जो निफ्टी सेंसेक्स उसमें नहीं दिख रही है, मगर डीआईएस ने ज्यादातर इस महीने मिड कैप और स्मॉल कैप ने अपना पैसा लगाया है। तो इसीलिए आपको मैं कहूंगा कि ब्रॉडर मार्केट जो डीआईएस जब तक यहाँ पे रहेंगे उनकी ब्रॉडर मार्केट में ही फोकस होगी, क्योंकि पैसा उनको रिटेल इन्वेस्टर जो मिल रहा है वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप लाइक पैसा है। तो इट्स नॉट दैट कि उनकी सोच ऐसी है, जो पैसा आया है उसी के अंदर उनको खेलना पड़ता है ना। तो एसआईपी बुक के अंदर भी देखिए 25,000 में 14,000 के करीब मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा है एसआईपी बुक में। तो फंड मैनेजर के उसमें ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं कर सकते मिड कैप पैसे को जाके लार्ज कैप खरीदे, राइट। तो हमारा ध्यान थोड़ा ये निफ्टी सेंसेक्स पे रहने के कारण ये ऐसी हमें लगती है, मगर वो बढ़ेगी जब एफआईएस की वापसी होती है एक सस्टेन्ड तरीके से।
और वो शुरू होगी इस डिसीजन के बाद, क्योंकि एफआईएस इसको स्टडी करेंगे, 1-2 दिन स्टडी करेंगे, प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, और फिर पीटीए का साइनिंग, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, जुलाई 9 को 90 डे पॉज है, और उसके पहले ये करना है। और कहीं से भी खबर मिल रही है कि हमारी बातचीत अच्छी चल रही है अमेरिका के साथ, ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आ रही है बीटीए के स्टॉक से, तो इंतजार शायद उसका होना करना पड़ेगा एक लार्ज कैप मार्केट को आगे तेजी से बढ़ने के लिए। तो जो लोग कहते थे कि आरबीआई की पॉलिसी नॉन इवेंट है, उनके लिए आज ये बहुत बड़ा धमाका था कि आरबीआई पॉलिसी बहुत बड़ा इवेंट आज बन के आई। तो सर सेक्टर्स में बैंकिंग है, रियल एस्टेट, ऑटो, इंफ्रा, इन सब में बेनिफिट होगा सबको, क्योंकि पैसा तो आ गया सिस्टम में। क्योंकि क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैंकिंग को मैं लास्ट कवर करता हूँ, बाकी तीनों कंज्यूमर ऑफ लोन्स है। तो इस बार क्योंकि मुझे अभी कोई बैंक को अभी आरबीआई से सॉफ्ट अभी दबाव होगा बैंक्स के ऊपर कि ट्रांसमिशन करो, यानी एक होता है कि पब्लिक में अनाउंस करना, दूसरे होता है कि जेंटल नड्ज करना, दबाव डालेगी कि ट्रांसमिट करो भैया, ट्रांसमिट करो। तो उस ट्रांसमिशन में रियल एस्टेट, ऑटो, इंफ्रा, कंज्यूमर डिस्ट्री, सबको आपको लोन सस्ते, फ्रेश लोन सस्ते मिलेंगे, राइट। तो वो नेचुरली फर्स्ट बेनिफिशियरी। अब बैंक की बात उठाए ना, तो वहां पे क्या होता है कि निम का प्रेशर की बात आ जाता है ना, कि आप फ्रेश लोन्स में, इसलिए देखो बैंक्स भी स्मार्टली उन्होंने नए लोन पे खाली 6 बेसिस पॉइंट्स का अब तक कटौती किया है, वेरएस डिपॉजिट में उन्होंने 27 बेसिस पॉइंट का कटौती किया है। तो बैंक्स भी बहुत स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं कि हमारी निम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। मगर अब की बार शायद वो इतना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी पब्लिक प्रेशर है। उन्हें ओपन में आरबीआई ने इतना पैसा उनको दिया, अभी कोई भी बैंक एक्सक्यूज नहीं ले सकती है कि नहीं मुझे रेट्स नहीं कट कर सकता हूं। तो मेरे लिए हर बैंक इसमें कंपटीशन में होगी, और यहाँ पे लार्जर प्लेयर्स का एक बेनिफिट होगा क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल उनके पास होगी। तो छोटे मोटे बैंक शायद थोड़ी दबाव में आएंगे क्योंकि उनका निम के ऊपर प्रेशर होगा, मगर लार्जर बैंक्स इसको झेल पाएंगे बिकॉज उनका वॉल्यूम का गेम होता है, उनके कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होती है, राइट। तो उस हिसाब से आप देखें तो बैंकिंग में आज जरूर जारी हुआ है, मगर थोड़ी मिक्सड होगी आउटलुक, बिकॉज और एक बात मैं बताऊं आपको, ये 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का जो सीआरआर कट, वो खाली बैंक्स को बेनिफिट करती है। अभी एनबीएफसी बहुत बड़े चीज होते हैं लेंडिंग में, अब मगर उनका एक की कंपोनेंट होता है बोरो फ्रॉम बैंक। तो बैंक क्या एनबीएफसी सेक्टर के लिए ये पास ऑन करेगी ताकि वो अल्टीमेट रिटेल कंज्यूमर को पहुंच जाए, करेक्ट। वो एक स्टडी करने वाली बात है, क्या बैंक अपनी मार्केट शेयर ओपन करने के लिए एनबीएफसी के रेट को उतना नहीं कम करेगी, मगर अपने डायरेक्ट लेंडिंग की रेट कम करेगी। ये एक क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरे पैसे से तू जाके लेंड कर रहा है ना, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात होगी, देखना चाहिए कि कैसे ये बनती है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कुछ फंड मैनेजर चेन्नई से बात कर रहा था, तो वो लोग छोटे छोटे जो बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक या एमएफआई, उसमें बाइंग कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? बोले यार उनकी प्रॉब्लम सब लार्जली सॉल्व हो गई है और थोड़ी बहुत जो बची है वो आने वाली पॉलिसी के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो वो लोग बहुत होपफुल थे कि उनको फायदा होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होगा। आपकी ईएमआई कम हो जाएगी तो ज्यादा लेंगे। और इस आप सनील सर ने बहुत पहले बताया था कि जो 12 लाख वाला है ना, ये प्ले आउट होगा Q1 से, क्योंकि तब आप अपनी प्रोविजनिंग करनी शुरू करेंगे कि हाँ ये पैसे बचेंगे तो ये करें। लेकिन सर एक बात बताइए, ये आपने कहा कि यूएस वाली जो टैरिफ वाली बात, आपने कल मजेदार बात सुनी, आपस में लड़ रहे हैं ट्रम्प और मस्क। नहीं देखिए, वो मस्क ने ट्रम्प का इस्तेमाल किया और ट्रम्प ने मस्क का इस्तेमाल किया, वो दोनों की बात उसी से थी। और देखिए ट्रम्प की बात किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं है, वो आज कुछ कहेंगे कल ऑपोजिट कहेंगे, इसलिए मैं ज्यादातर ये चीजों को इग्नोर करूंगा। क्योंकि मस्क का एक काम दिया था उन्होंने कि जाके गवर्नमेंट की कॉस्ट को कट करो, करेक्ट। मगर वैसे देखे तो मस्क एक कैपिटलिस्ट है और उसको भी ये चीज नहीं पसंद थी जो ये सब कर रहे थे। मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो फ्रेंड्स अभी आज फ्रेंड होते हैं कल एनिमी होते हैं, तो वो सब बात अलग है। और ट्रम्प की इंटरनेशनली भी बात करें, एक बार चीन से लड़ता है फिर बोलता है जी से बात करूंगा, एक बार लगता है कि वो पुतिन की दोस्त है फिर वो क्या ऑपोजिट में जाता है। तो ये सब एक नॉइज है, मैं उसको इग्नोर करूंगा। अल्टीमेटली
मेरा मानना है कि क्रिसमस के अंदर चीन को छोड़कर ज्यादातर देश के साथ बीटीए साइन हो जाएगी यूएस का। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिसमस तक सारे कुछ हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग इस पर, सर एक लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए दिख नहीं रही, सारे इश्यूज लार्जली सॉल्व हैं, और जो बीटीए वाली बात आप कह रहे हैं कि वो हो ही जाएगा, मॉनसून भी अच्छा ही जाने की संभावना पूरी दिख रही है। तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, या अभी फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं? नहीं, मैं कहूंगा कि बीटीए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा, मगर बीटीए के अंदर याद रखिए कि ये विन विन नहीं हो सकता है। कुछ हम विन करेंगे, कुछ अमेरिका विन करेंगे। तो जिन सेक्टर्स को हम गिव अप करते हैं इस ट्रेड डील के अंदर, वहां पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। ऐसा थोड़ी कि खाली सब भारत के पक्ष में आ जाएगा और अमेरिका कहेगी आप ले लो, नहीं बात है, राइट। तो बट कहाँ पे विन होगा, कहाँ लॉस होगा, ये आज कहना मुश्किल है, राइट। नेचुरली एक टिल्ट होगा कि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स पे हम विन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर, राइट। वो एक ब्रॉड पेंट ब्रश हम लगा सकते हैं, मगर उसके अलावा देखिए कहीं पे हमको यूएस को कुछ देना ही है ना। तो वो कौन से सेक्टर, आपने सेक्टरली कुछ बेट्स ले लिया तो शायद उस सेक्टर में नेगेटिव हो गया, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, दैट्स नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि मेरा ये इंडो पाक की जो समस्या है ना, आपके लिए सीजफायर या जो होल्ड हुआ है, मगर ये पानी के विषय में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, और हम उसमें कुछ हम गिव अप करने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये प्रेशर अगर रहा तो पाकिस्तान को भी एक कॉर्नर में, क्योंकि अगर लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए, बहुत मुसीबत है, उनकी एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, तो वो उनको इतना कॉर्नर में पुश करें ताकि वो कुछ स्टूपिडली कुछ कर जाएं। बात है कश्मीर की बात छोड़िए, वो भी कश्मीर के बात कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे कि बिना, पर ये पानी का मसला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी देश में उनको कि जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट है अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो वो उधर ओवरथ्रो हो जाएंगी ना। खाली एक वो मैं कह रहा हूं कि पानी के मैटर में कैसे हमें कुछ ना कुछ, वी कांट, आई डोंट थिंक वी कैन लेट इट के उतनी हद तक के पूरा पानी हम बंद कर ले। ओके, तो वहां पे थोड़ी आगे पीछे समस्या आ सकती है। आप रिस्क फैक्टर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक है कि ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व हो गया है मैटर ना, अब के लिए हमने होल्ड किया है। और पाकिस्तान ने भी क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, मगर वो भी अभी रिपेयर करते होंगे, जब उनको लग रहा है कि अभी मेरी हालत ठीक है, शायद वो भी कुछ क्रॉस बॉर्डर में कुछ करने की कोशिश करे। तो ये एक रिस्क में, जो भी रिस्क में वो एक है। दूसरी बात है कि ये मानसून की बात हो रहा है, पिछले साल की बात सोचिए आप, अच्छी मानसून थी, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था ना। यस क्यों? वो $1 मिलियन पजल है। मानसून अच्छी थी, फूड ग्रेड प्रोडक्शन अच्छी थी, सब अच्छी थी, मगर लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ही हमने कहा कि कंजम्पशन की ग्रोथ नहीं हो रही है, याद है आपको? तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, क्योंकि मानसून को सही जगह पे, मुंबई शहर में क्या फायदा भैया। मुंबई में तो ना ही हो, बाकी गांव में हो जाए, खेतों में हो जाए। खाली ये अच्छी मानसून लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करना काफी नहीं है। कहाँ लग रहा है, किस वक्त पे लग रहा है? अरे अब हार्वेस्ट के टाइम पे मानसून आ गया तो सब खराब हो जाएगा। तो टाइमिंग ऑफ द मानसून एंड स्पेशल ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून, ये सब भी है, वो आने वाले दिन ही बताएंगे। मैं रिस्क फैक्टर आपने पूछा ना, तो ये एक रिस्क फैक्टर, राइट। और फिर और इसके बाद मैं कहूंगा कि देखिए ये 1 लाख करोड़ का हम समझ रहे हैं कि लोग अभी जाके खरीदारी करेंगे, मगर कंज्यूमर सेंटिमेंट में बदलाव आने की जरूरत है। अगर ये सेविंग्स पे गया तो बैंक्स को डिपॉजिट मिल जाएंगे, और मार्केट को भी थोड़ी बहुत एसआईपी बुक बढ़ जाएगी, मगर वो काफी नहीं है। हमें ईपीएस नंबर्स में दिखने की जरूरत है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, रियल एस्टेट की बिजनेस बढ़ रही है। कहीं अल्टीमेटली जो वो एक रिटेल अर्बन बंदा है ना, उसके मन में ये पैसा मेरे हाथ में है, ईएमआई घट गए, मैं जाके खरीदूं करके उसको कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि हो जाएगी। अगर रिस्क है कि वो कहेगा कि नहीं भैया मैं उसको सेव करता हूं, मैं बैंक में डिपॉजिट में रख देता हूं, तो किसी को भलाई नहीं होगी उसमें, राइट। तो हम समझ रहे हैं कि ये सब एक्सेल शीट में डाल के हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
बहुत स्मार्टनेस दिखाते हुए अगर कहीं गोल्ड वोल्ड खरीदने लगे वो लोग कि सारा पैसा चलो गोल्ड ही खरीद वो बात है। मगर अच्छी खबर आज थी कि वे तालमेल की बात हमने किया ना, सॉरी डाइवर्ट कर रहा हूं मैं, तो कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा उनको कि ये भैया ये रिटेल गोल्ड लेन पे थोड़ा ध्यान दो, तो आज दे दिया उन्होंने, 85% तक लोन टू वैल्यू कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट और आरबीआई का तालमेल बहुत अच्छा है, तो वो बात है। बढ़िया तालमेल। हाँ, तो यही रिस्क फैक्टर्स यही मेरे लिए दिख रहे हैं कि एक बीटीए में कौन से सेक्टर की लॉस होगी, इंडो पाक वॉर का कंप्लीट एक सॉल्यूशन सामने आया है कि नहीं, और तीसरी बात है कि मॉनसून की डिस्पर्शन सही जगह पे सही वक्त पे होनी चाहिए। ये सब अगर साथ नहीं हुए ना तो ये रिस्क होती है। वैसे तो उसके अलावा मुझे और मार्केट के बारे में मैं एक चीज कहूं कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले क्वार्टर की, मैंने पिछले शो में भी कहा था आपसे कि सभी कॉर्पोरेट्स ने एक लो डाउन यानी एक पेसिमिस्टिक गाइडेंस दिया है, इसलिए हमारी मार्केट महंगी लग रही है, राइट। अब उम्मीद है कि अगले क्वार्टर की अर्निंग और उसके अगले क्वार्टर की अर्निंग में ये कंसेंसस को बीट करेगी अर्निंग्स, करेक्ट, तभी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होगा, क्योंकि हमारी मार्केट अभी भी सस्ती नहीं है, राइट। अगर वो अर्निंग्स बेहतर आती है तो हमारी मार्केट एक थोड़ी वैल्यू जोन की ओर आ सकती है, तभी आपको एक इंटरनेशनल फ्लोज तेजी से बढ़ सकते हैं। मगर अगर ये अगले क्वार्टर में अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट हुआ, राइट, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, हमारी मार्केट बहुत महंगी लगेगी। तो मार्केट के लिए वो एक रिस्क है कि फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को जो भी गाइडेंस है उससे बेहतर आना चाहिए। जो गाइडेंस दिया है उसको डिस्काउंट करके आज मार्केट थोड़ी महंगी लग रही है, सस्ती नहीं है, मगर वो गाइडेंस से बेहतर एक्चुअल अर्निंग्स का आना एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। तो नेट ये है कि भाई आरबीआई ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, अब कंज्यूमर और कंपनीज को अपना काम करना है, वो अर्निंग लेके आए, वो खर्चा करे और फिर मार्केट चले। तो पॉसिबिलिटी काफी, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि सारे हमारे फंडामेंटल और मैक्रो और माइक्रो दोनों इन प्लेस है। तो उम्मीद ये करते हैं कि शानदार बढ़त होगी और ये जो आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक है ये इकोनॉमी को एक्चुअली बहुत तगड़ा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि पैसे से दुनिया चलती है और लो पैसा हमने सस्ता कर दिया, तो आप बढ़िया करिए। सुनील सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं बताऊं जी कि ये अपने जो निवेशक जो सुन रहे हैं आपकी चैनल को, मैं उनकी एक ही सलाह दूंगा कि जाके खर्चा कीजिए, सेव मत कीजिए अभी को। आपके हाथ में है इंडिया का भविष्य, तो प्लीज खर्चा कीजिए, क्योंकि खर्चा नहीं करे अर्बन मिडिल क्लास। खर्चा करिए भाई, बिना खर्चा करे तो काम चलेगा नहीं। और यार कंजम्पशन आप करो ना यार, इतना बचा के क्या करोगे, जीवन का थोड़ा तो आनंद ले लो, खर्चा करो। ओके सर, थैंक यू सो मच, मजा आया डिस्कशन करके, और हमने ग्राफिकली भी सारे पॉइंट्स दिखाए लोगों की, आप डिटेल में इसको समझिए। और आई होप कि इस चर्चा से आपको पॉलिसी को समझने में और मार्केट इकोनॉमी समझने में बहुत मदद हुई होगी। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।